बच्चों, हम समझते हैं द्विसंकर संकरण को। प्रयोग द्वारा किस प्रकार से द्विसंकर संकरण में पादप प्राप्त होते हैं। तो मेंडल ने जनक पादप में एक साथ दो गुणों का चयन किया और इसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोल और पीले बीज वाले पादप और झुर्रीदार व हरे रंग वाले बीज वाले, एक साथ दो प्रकार के विपर्यासी गुणों को चुना। बीज का रंग और बीज की आकृति। तो जब इनके युग्मक बनाए गए, इधर प्रभावी गुण है, इधर दोनों अप्रभावी गुण है। बीज की आकृति गोल और रंग है पीला, बीज की आकृति है झुर्रीदार और बीज का रंग है हरा। जब इनके युग्मक बनाए आर और वाई, देखिए यहाँ पर आर आर क्यों नहीं बना, वाई वाई क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के गुण हैं। एक है बीज की आकृति यानी कि गोल और दूसरा है बीज का रंग। यदि युग्मक में एक ही गुण रहेगा तो फिर वह अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर दोनों में से एक एक जीन यहाँ पर आएगा युग्मक बनते समय, और इसी प्रकार यहाँ पर जो युग्मक प्राप्त होंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई, यानी कि इसमें झुर्रीदार का भी गुण आएगा और रंग वाला गुण भी आएगा। और इन दोनों का संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पादप R स्मॉल r कैपिटल I स्मॉल y, यानी कि प्रथम पीढ़ी में सभी पादप संकर प्राप्त होंगे, यानी कि विषम युग्मजी गोल पीला, यानी कि यहाँ पर प्राप्त होने वाले सभी पादप विषम युग्मजी गोल बीज वाले व पीले रंग वाले प्राप्त होंगे। यहाँ पर सभी पादप संकर प्राप्त हुए हैं F1 पीढ़ी के अंदर, और F1 पीढ़ी में प्राप्त पादपों का F2 पीढ़ी में संकरण करवाने पर क्या होता है। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर पादपों से युग्मक प्राप्त किए जाते हैं तो इससे किस प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे। देखिए यहां पर युग्मक आर वाई आर वाई आर वाई, दोबारा देखते हैं एक बार, आर आर वाई वाई आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई। इस प्रकार से चार प्रकार के युग्मक यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे। आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। तो यहाँ पर हमें इन विषम युग्मजी गोल पीले पादपों से चार प्रकार के युग्मक हमें प्राप्त होंगे। इन चार प्रकार के युग्मों से हम वापिस द्विसंकर संकरण करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक साथ दो प्रकार के गुण हैं तो हमें यहाँ पर 16 पादप प्राप्त होंगे। तो देखिए यहाँ पर इससे संकरण कराने पर आर आर वाई वाई, यानी कि ये पादप समयुग्मजी और गोल और पीले प्राप्त होंगे। इसका संकरण इससे करवाने पर आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई
इससे संकरण कराने पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनका संकरण इन सभी से करवाएंगे, आर आर वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इनका संकरण हम इससे करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसका संकरण लास्ट वाले से करवाने पर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इन वालों का संकरण हमें इन सब के साथ करवाना है, आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दोनों आर स्मॉल हैं तो दोनों वाई कैपिटल हैं, आर वाई वाई। लास्ट रो में आर वाई वाई आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर 16 पादप प्राप्त होते हैं और इन 16 पादपों का लक्षण प्रारूप देखा जाए तो यहाँ पर देखिए गोल पीले गोल पीले गोल पीले गोल पीले गोल पीले। तो यदि हम इनका लक्षण प्रारूप देखते हैं, गोल पीले कितने पादप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पादप ऐसे हैं जो गोल पीले हैं, जिनकी आकृति गोल है और बीज का रंग पीला है। दूसरा हम देखते हैं गोल और हरे बीज वाले, गोल हरे 1 गोल हरे 2 गोल हरे 3 पादप ऐसे हैं जो गोल हैं और उनका रंग हरा है। उसके बाद देखते हैं झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार यानी कि जिसमें दोनों आर छोटे होंगे और वाई बड़ा होगा, झुर्रीदार पीला 1 झुर्रीदार पीला 2 झुर्रीदार पीला 3। यानी कि 3 पादप हमारे पास ऐसे प्राप्त हुए हैं जो झुर्रीदार और पीले रंग वाले हैं। चौथा देखते हैं झुर्रीदार हरा, जिसकी आकृति झुर्रीदार है और बीज का रंग हरा है, यानी कि आर दोनों छोटे होंगे और वाई भी दोनों छोटे होंगे और ऐसा पादप यहाँ पर मात्र एक है जो झुर्रीदार और हरा है। यानी कि बाहर रूप से देखने पर देखें 9 3 12 3 15 और 1 16 पूरे 16 पादप हो चुके हैं और इन्हें देखने पर हमें 9 पादप गोल पीले प्राप्त हुए हैं, गोल हरे 3 झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरा 1 पादप प्राप्त हुआ है। इसे कहा जाता है लक्षण प्रारूप। अब हम देखने वाले हैं इसका जीन प्रारूप। जीन प्रारूप कैसे देखा जाएगा? जैसे हम देखते हैं पहला पादप समयुग्मजी गोल और पीला, समयुग्मजी गोल पीला कितना है? मात्र 1 है, समयुग्मजी गोल पीला 1 पादप हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ऐसा पादप अन्य
कहीं भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा देखते हैं अपन, समयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीला। समयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीला। समयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीला। 1 2, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और बस 2 पादप हैं जो समयुग्मजी गोल हैं और विषमयुग्मजी पीले हैं। तीसरा लेते हैं अपन, विषम युग्मजी गोल और समयुग्मजी पीला। विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीला, ऐसे पादप में ढूंढने हैं। 1 देखिए, ऐसा पादप एक यहां पर है हमारे पास, दो पादप हमें ऐसे प्राप्त हुए जो कैसे हैं, विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीले। अगला लेते हैं अपन, विषमयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीला। विषमयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीला पादप। 1 विषमयुग्मजी गोल, विषमयुग्मजी पीला। 2 3 4 पादप हमारे पास ऐसे हैं जो विषमयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीले हैं। 1 2 3 और 4। इन पर हम चिन्ह लगा रहे हैं ताकि दोबारा गिनती में न आए। उसके बाद अपन देखते हैं समयुग्मजी गोल और समयुग्मजी हरा। समयुग्मजी गोल और समयुग्मजी हरा। 1 पादप, मात्र 1 पादप है जो समयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीला है। उसके बाद देखते हैं विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी हरा। 1 पादप, 2 पादप। 2 पादप ऐसे हैं जो विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी हरे हैं। उसके बाद समयुग्मजी पीला और समयुग्मजी झुर्रीदार और समयुग्मजी पीला है। समयुग्मजी झुर्रीदार और समयुग्मजी पीला। ऐसा पादप मात्र हमारे पास एक ही है। नेक्स्ट लेते हैं अपन समयुग्मजी झुर्रीदार और विषमयुग्मजी हरा। ऐसे पादप हमारे पास 2 हैं और मात्र 1 पादप बचा है जो समयुग्मजी झुर्रीदार और समयुग्मजी हरा है। देखते हैं यहां पर गिनते हैं अपन इनको। 1 2 3 5 5 और 4 9 10 12 13 14 15 और 1 16। यहाँ पर 16 पादप हमारे पास हो चुके हैं और इनका जीन प्रारूप आया है 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात
2:1:2:1 जीन प्रणाली। तो इस प्रकार से द्विसंकर संकरण के अंदर लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को ज्ञात किया जा सकता है। 1 2 2 4 1 2 1 2 1 ये याद रखना है। सीधा पूछा जाता है कि द्विसंकर संकरण का जीन प्रारूप क्या है या लक्षण प्रारूप क्या होता है। तो एक बात और देखिए, हमने जनक के रूप में लिया गोल पीला पादप और झुर्रीदार हरा, यानी कि दो लक्षण एक साथ लिए हैं, इसीलिए इसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। इसके युग्मक हमें क्या प्राप्त हुए? कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। और प्रथम पीढ़ी के अंदर प्राप्त होने वाले सभी पादप विषम युग्मजी गोल और विषम युग्मजी पीले थे, और इनका वापस संकरण कराने पर हमारे पास युग्मक आए थे आर वाई, आर के स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इनका वापस संकलन कराने पर हमने देखा कि 9 पादप तो यहाँ पर गोल और पीले वाले प्राप्त हुए हैं। उसके बाद 3 गोल और हरे प्राप्त हुए हैं, 3 पादप झुर्रीदार और पीले प्राप्त हुए हैं और 1 पादप झुर्रीदार हरा प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार जो पादप हमें प्राप्त हुए हैं उनका लक्षण प्रारूप हमने ज्ञात किया और इनका जीन प्रारूप भी हमने ज्ञात किया। इसके बाद लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब हम पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण, यानी कि मनुष्य के अंदर लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि जन्म लेने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की होगा, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो आप जानते हैं कि मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र में से 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं। 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो नर में अलग होते हैं और मादा में अलग होते हैं, और यही एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं और इन्हें लिंग सूत्र कहा जाता है। इन एक जोड़ी गुणसूत्रों को लिंग सूत्र कहा जाता है जो नर के अंदर XY व मादा के अंदर XX होते हैं। यानी कि जो एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं, नर के अंदर XY पाए जाएंगे, वो मादा के अंदर XX पाए जाएंगे। यानी कि जब नर के अंदर युग्मक का निर्माण होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है, तो नर के अंदर शुक्राणु आधे X प्रकार के और आधे Y प्रकार के होंगे, जबकि मादा के अंदर मादा युग्मक अर्थात अंडाणु बनने वाले सभी अंडाणु X प्रकार के होते हैं। तो यदि अपन इसको समझें कि मनुष्य में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, टोटल 44 प्लस XY। नर के अंदर यदि हम गुणसूत्रों की बात करें तो 44 गुणसूत्र एक जैसे होंगे, और जो एक जोड़ी गुणसूत्र है वो होगा XY। ऐसे ही यदि अपन मादा की बात करें तो 44 गुणसूत्र नर के समान होंगे, बाकी एक जोड़ी गुणसूत्र जो XX के रूप में पाया जाता है। लिंग सूत्र की बात करें तो नर के अंदर XY और मादा के अंदर XX गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है जो लिंग सूत्र कहलाता है, और युग्मक बनते समय
लैंगिक जनन में जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उस समय अर्धसूत्रीय विभाजन पाया जाता है और गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। तो युग्मक बनते समय युग्मक में मात्र दोनों में से एक ही गुणसूत्र आता है, तो या तो X आएगा या फिर Y गुणसूत्र आता है। यानी कि आधे शुक्राणु X और आधे शुक्राणु Y वाले होते हैं, जबकि मादा के अंदर सभी अंडाणु X प्रकार के ही पाए जाते हैं। अर्थात लिंग निर्धारण में महिला की कोई भूमिका नहीं होती है, उसके पास सभी अंडाणु X प्रकार के पाए जाते हैं। लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नर का Y शुक्राणु। यदि Y शुक्राणु निषेचित होता है तो संतान लड़का होगी, और यदि X गुणसूत्र नर का X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित होता है तो बनने वाला युग्मनज से जो संतान पैदा होगी वो लड़की पैदा होगी। तो यदि इनके बीच संकरण या क्रॉस करवाया जाता है, यदि X वाला शुक्राणु Y वाले अंडाणु से निषेचित होता है तो XX अर्थात लड़की, यदि यह इस वाले अंडाणु से निषेचित होता है तो बनने वाला शिशु लड़की होगी, और यदि Y शुक्राणु X अंडाणु से निषेचित होता है तो बनने वाले शिशु लड़का होगा, और यदि यह Y वाला शुक्राणु इस अंडाणु से निषेचित होता है तो बनने वाली संतान क्या होगी, लड़का होगा। यानी कि यहाँ पर 50% संभावना होती है लड़की पैदा होने की और 50% संभावना होती है लड़का पैदा होने की। तो लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण Y गुणसूत्र द्वारा किया जाता है, जो कि नर के अंदर पाया जाता है। तो यही सब चीज हमने यहाँ लिखी है कि मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। नर व मादा के 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं एवं एक जोड़ी गुणसूत्र जो नर में XY तथा मादा में XX होता है। इन्हें लिंग सूत्र कहा जाता है। मादा में सभी अंडाणु या मादा युग्मक X गुणसूत्र वाले होते हैं। देखिए मादा के अंदर सभी अंडाणु किससे होंगे, X गुणसूत्र वाले, जबकि नर में जो नर युग्मक होता है या शुक्राणु होते हैं उनमें से आधे X गुणसूत्र वाले वो आधे Y गुणसूत्र वाले होते हैं। आधे युग्मक X वाले रहेंगे और आधे शुक्राणु Y वाले होते हैं। नर का X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा अंडाणु से निषेचित होता है तो लड़की, एवं यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित होता है तो लड़का जन्म लेता है। तो आपने देख लिया है यहाँ पर कि किस प्रकार से मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। यदि X वाला शुक्राणु किसी भी अंडाणु से निषेचित होता है तो लड़की पैदा होगी, यानी कि XX गुणसूत्र दोनों मिलेंगे तो लड़की पैदा होगी। और यदि Y वाला शुक्राणु किसी भी अंडाणु से निषेचित होता है तो लड़का शिशु पैदा होगा, यानी कि दोनों की होने की 50% संभावना होती है। और लिंग निर्धारण में महिला की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि इसके पास सभी गुणसूत्र X प्रकार के होते हैं, यानी कि मादा युग्मक यानी कि अंडाणु सभी X गुणसूत्र वाले होते हैं, और इसमें लिंग निर्धारण के लिए इसका कोई अहम भूमिका नहीं होती है। अहम भूमिका सिर्फ Y वाले शुक्राणु की होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये पाठ समाप्त हो चुका है। हम नेक्स्ट पाठ के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।